हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एडुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी और जेसीईआरटी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग अध्याय 7 के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग मानवीय पर्यावरण के बारे में डिटेल में अध्ययन करने वाले हैं। अध्याय का नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियाँ, परिवहन और संचार। तो अगर आप दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अन्य भी जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं आपके उसके साथ शेयर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मानवीय है। मानव क्या होता है, हम लोग ने पढ़ाया है कि वो पहले नर्मदा घाटी, भारत में लोग देखते हैं नर्मदा घाटी के आसपास के क्षेत्र में वो बसाव करता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक नगरीय सभ्यता का विकास होता है। फिर इसी तरह हम लोग जो प्रारंभिक मानव जो है वो क्या है, वो जंगलों में रहते थे, ठीक है, गुफाओं में रहते थे, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं मानवीय सभ्यता का विकास होता है और नदी घाटी क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं उसका सभ्यता, मानव सभ्यता विकसित रूप में डेवलप होते हैं। हम एक सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में एक नगरीय सभ्यता देखने को मिलती है हमको। इसी तरह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हो गया आपका। मिस्र में नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित होती है। इराक में हम लोग देखते हैं टिग्रिस नदी के किनारे सभ्यता उसकी विकसित होती है। मेसोपोटामिया हो गया, दजला फारत नदी के आसपास के क्षेत्र में विकसित होती है। चीन में हम लोग देखते हैं हुआंगहो नदी के आसपास में चीन की सभ्यता विकसित होती है। तो इस प्रकार एक नदी घाटी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं क्या, नदी घाटी सभ्यता विकसित होती है। मानव एक स्थायी रूप से बसना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वैदिक काल में हम लोग देखते हैं भारत के बीच मध्य भारत की ओर गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है और गाँव के रूप में वहाँ पर विकास होता है, ठीक। भारत में बात करें हमारे झारखंड में हजारीबाग जो जिला है उससे 28 किलोमीटर दूर बड़का गांव, एक गांव है बड़का गांव, वहाँ पे इसको ग्राम, ठीक है, क्या इसको ग्राम, ठीक है, मैं मानवीय जो है मानव प्रारंभिक मानवीय, ठीक। उसके बाद देखते हैं दोस्तों बस्तियाँ। ये बस्तियाँ क्या है, तो वे स्थान जहाँ लोग क्या है निवास करते हैं, जहाँ लोग रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बस्तियाँ बोलते हैं, ठीक है। और बसाव स्थान क्या होता है, बसाव स्थान को ही हम लोग निवास स्थान भी बोलते हैं। तो ये वे स्थान जहाँ पे भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होते हैं, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बसाव स्थान बोलते हैं, निवास स्थान बोलते हैं। जहाँ पे लोग रहते हैं उसको, जहाँ पे निवास करते हैं उसको निवास स्थान बोलते हैं, ठीक। एक आदर्श बसाव स्थान है तो अनुकूल भौगोलिक स्थितियाँ क्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों पहला है आपका अनुकूल जलवायु होना चाहिए उस क्षेत्र में, ठीक। दूसरा है जल की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा है उपयुक्त मतलब उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए वहाँ पे, और उपयुक्त मृदा होनी चाहिए, उपजाऊ मृदा होनी चाहिए, उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम लोग प्रमुख रूप से देखते हैं। इसके साथ साथ बहुत चीज़ें जैसे अनुकूल जलवायु। दोस्तों आप देख सकते हैं या फिर जहाँ पे ज़्यादा तापमान कम हो या फिर ज़्यादा तापमान हाई हो तो उन क्षेत्र में लोग बहुत कम निवास करते हैं या फिर नहीं निवास करते। जैसे भारत की एग्जांपल है तो भारत के जो राजस्थान के क्षेत्र है, रेगिस्तान क्षेत्र में जहाँ थार मरुस्थल है, वहाँ पे तापमान हाई रहता है, वहाँ पे मरुस्थल का विकास हो जिसके कारण वहाँ पे लोग बहुत कम निवास करते हैं या फिर नहीं निवास करते हैं। आप लद्दाख के क्षेत्र में जाओगे तो यहाँ पे हाई क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा कम तापमान रहता है, तो वहाँ पे भी लोग मतलब वहाँ पे भी मानव निवास बहुत कम देखते हैं। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र हो गया, अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक हो गया क्षेत्र में रीजन में नहीं निवास करते। साइबेरिया के रीजन में आदमी मनुष्य निवास नहीं करते। फिर अलास्का के क्षेत्र में भी मनुष्य निवास नहीं करते। तो ये मतलब जलवायु अच्छा होना चाहिए, मतलब एक मीडियम जलवायु होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आपके हो गए जो मध्य अक्षांश क्षेत्र है, जैसे आपकी यूरोप की जलवायु बोला जाता है कि यूरोप की जलवायु मानव बसाव के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु माना जाता है, ठीक। जल की उपलब्धता, जहाँ पे जल होगा दोस्तों वहाँ पे मानव बसावट करता है। जैसे हम लोग बात करें तो भारत के क्षेत्र में मध्य भारत के क्षेत्र जो है यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा घनी जनसंख्या सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब प्रारंभिक मानव भी जो है वो नदी घाटी क्षेत्र में ही निवास किया था। देखिए मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि भारत जो सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास सबसे पहले बरसना प्रारंभ करता है। फिर मिस्र में नील नदी के किनारे, मतलब जल की उपलब्धता एक अहम फैक्टर के रूप में काम करता है आपका, ठीक है। उपयुक्त मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। फिर उपजाऊ मृदा, फिर जो जहाँ पे वो लोग खेती कर सके वैसी मृदा होनी चाहिए वहाँ पे, तब वो लोग वहाँ पे बसते हैं। अब उसके बाद फिर बात करते हैं युद्ध भी एक अहम फैक्टर है, युद्ध, ठीक है। युद्ध मतलब जहाँ पे क्षेत्र जो युद्ध क्या बोलते हैं
सीमावर्ती क्षेत्र में बोल सकते हैं, सीमावर्ती क्षेत्र जहाँ पे युद्ध की शंकाएँ होती है वहाँ पे लोग निवास नहीं करते। ठीक है, तो एक ये भी फैक्टर होता है, सामाजिक हो गया, फिर धार्मिक फैक्टर भी काम करते हैं। ठीक है, धार्मिक फैक्टर भी काम करता है, और आपका धार्मिक फैक्टर भी एक अहम फैक्टर के कारण में काम करता है। सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, ये भी एक आपके अहम फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, रोजगार। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हो गई आपके उपयुक्त भौगोलिक दशाएं हो गई आपकी, ये आपके क्या बोलते हैं, ये मानवीय फैक्टर्स है, ये आपके मतलब प्राकृतिक फैक्टर्स, ये मानवीय फैक्टर्स। अब उसके बाद देखते हैं दोस्तों बस्तियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो मतलब एक टाइम पीरियड के हिसाब से बस्तियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसको हम लोग अस्थायी बस्ती और अस्थायी बस्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद सघनता के रूप में, मतलब एक कंजेस्टेड एरिया के रूप में हम लोग बात करें तो वो सघन और प्रकीर्ण बस्ती के रूप में बांटा गया। उसके बाद फिर डेवलपमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती के रूप में इसको बांटा गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं अस्थायी बस्ती। जैसे नाम से पता चलता है दोस्तों, अस्थायी मतलब ये फिक्स्ड नहीं। इस बस्तियों का विकास जो है हम लोग देखते हैं विषम जलवायु क्षेत्र में हम लोग इसका विकास होता है। ठीक है, जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अस्थायी बस्तियाँ। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, विषम परिस्थितियाँ हो गई, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा कम तापमान क्षेत्र में, जैसे पहाड़ी इलाका हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर बहुत हाई टेम्परेचर क्षेत्र में, जैसे आपके सारा मरुस्थल हो गया, सिंधु क्या बोलते हैं आपके रेगिस्तान, थार मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र हो गए। तो इन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं अस्थायी बस्तियाँ बनाई जाती है। ये लोग पशुपालन करते हैं। ठीक है, पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक, ये घुमक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, घनी जंगलों में देखते हैं इस तरह की बस्तियाँ आपके बने होते हैं। ठीक, अब आती है अस्थायी बस्ती, जो मतलब एक स्थायी रूप से बसते हैं। ठीक है, जो फिक्स मतलब बहुत लंबे समय के लिए बनाई जाती है, उसको हम लोग सर अस्थायी बस्ती बोलते हैं अस्थायी बस्ती। ठीक है, ये जहाँ पे जलवायु अच्छी होती है वहाँ पे ये लोग निवास करते हैं। जैसे आपके मध्य भारतीय क्षेत्र में अस्थायी बस्ती आपको देखने को मिल जाएंगे। आपके जो विलेज एरियाज है वहाँ पे आपको मतलब जो लंबे समय से लोग रह रहे हैं, वो एक अस्थायी बस्ती का एग्जाम्पल है आपका। ठीक, नेक्स्ट है सघन बस्ती। सघन बस्ती मतलब वहाँ पे जहाँ सघन बस्ती मतलब घर क्या होता है, पास पास बने होते हैं कंजेस्टेड एरिया में। जैसे आप देख सकते हो आपके मध्य भारत में क्षेत्र में, यूपी बिहार के आसपास के जो गाँव क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सघन बस्तियों बहुत घर क्या होता है उसमें अपने बहुत पास पास में बने होते हैं। ठीक, प्रकीर्ण बस्तियों में देखते हैं घर दूर दूर बने होते हैं, व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। ठीक है, एक घर यहाँ पे तो दूसरा घर छोट मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्षेत्र में देखते हैं तो बहुत कम घर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक घर यहाँ पे तो यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर दूसरा घर होगा, 30 मीटर की दूरी पर दूसरा घर, इस तरह से मतलब बहुत दूर दूर में बने होते हैं घर यहाँ पे व्यापक। ये क्या होता है, विषम परिस्थितियों में ये घर बने होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ग्रामीण बस्तियाँ। जो बस्तियाँ ग्रामीण क्षेत्र में बने होते हैं उसको ग्रामीण बस्तियाँ बोलते हैं, और जो नगरीय क्षेत्र में होते हैं उसको नगरीय बस्तियाँ बोलते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्ती का हम डिटेल में देखने वाले हैं दोस्तों। आगे देखें ग्रामीण बस्ती ये क्या होता है। तो जिन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं बहुत मुख्य रूप से हो जाती है। जैसे प्राथमिक क्रिया में क्या क्या आते हैं आपके, जैसे आपके कृषि हो गया प्राथमिक क्रिया में आते हैं। ठीक है, खनन भी आपके प्राथमिक क्रिया में आते हैं। ठीक है, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये और जो भी जमीन से जुड़े हुए चीज़ें इसको प्राथमिक क्रिया हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे मुख्य रूप से आपकी प्राथमिक क्रियाएँ की जाती है गाँव में। ठीक, इसमें देखते हैं हम लोग सघन और प्रकीर्ण रूप से बस्तियाँ पाई जाती हैं। मतलब कुछ ग्रामीण इलाकों में आप देखेंगे घर दूर दूर बने हुए हैं, कुछ क्षेत्रों में देखेंगे आप जो घर है वो सघन रूप से सटे सटे बने हुए हैं। ठीक है, तो सघन प्रकार के और प्रकीर्ण प्रकार के दोनों प्रकार के बस्ती यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रकीर्ण में हम लोग देखते हैं कहाँ मिलेंगे तो आपको, तो ये पर्वत क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, जंगल में, और जहाँ पे विषम जलवायु पाया जाता है वहाँ पे आपके प्रकीर्ण ग्रामीण बस्तियाँ आपको मिलते हैं। ठीक, नगरीय बस्तियों की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों तृतीय क्रियाएं और विनिर्माण उद्योग, मतलब सेकेंडरी एक्टिविटी, जो टर्शियरी एक्टिविटी जो आपके निर्माण हो गया, व्यापार और सेवा क्षेत्र, यहाँ पे मुख्य रूप से लोग इन कार्यों में लगे होते हैं। इसको हम लोग नगरीय बस्तियाँ बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो बस्तियाँ होती है ये अति सघन होती है, मतलब जो घर है एकदम पूरे छोटे छोटे बने होते हैं। ठीक है, नगरीय बस्ती में देते हैं, नगर जो है नगर छोटे बस्ती होती है और शहर जो है वो बड़ी बस्ती होती है। ठीक है, बड़ी बस्ती और नगर छोटे बस्ती होते हैं। ठीक,
आगे बात करें घर की बनावट के बारे में थोड़ा देख लें तो अत्यधिक जो जिन क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं अत्यधिक ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ पे जो घर का जो छत्ता होता है वो ढाल ढाल होता है, ठीक है। ढाल और जो क्या बोलते हैं, जो घर बनाया जाता है वो एक चबूतरे के ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी घर के अंदर ना चला जाए, ठीक है। घर के छत कैसे होता है, ढाल स्लोप का होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें तो ऊंचे और पर्वतीय क्षेत्र में इतना भी तीव्र ढाल नहीं होता है, थोड़ा ढाल ही होता है। ऊंचे और तीव्र जो पर्वतीय क्षेत्र ठंडे प्रदेश है जहाँ पे बर्फ गिरने की संभावना होती है, वहाँ पे घर जो लकड़ी के हम लोग देखते बने होते हैं। और यहाँ पे भी स्लोप क्या होता है, ढाल होता है ताकि बर्फ जो है वो बर्फ क्या होता है नीचे गिर जाए, छत पे रुके नहीं, जिससे छत खराब ना हो जाए, ठीक। ग्राम प्रदेश में हम लोग देखते हैं घर जो है वो उसके दीवार जो है घर की दीवार वो मोटे होते हैं, ठीक है। मोटे होते हैं ताकि जो हीट है वो घर के अंदर ना जा पाए। इसलिए अभी आप गांव ग्रामीण इलाकों में जाओगे तो वहाँ पे जो जिन क्षेत्र गाँव के क्षेत्रों में दीवार मोटी होने के कारण आज भी घर के अंदर रहने पर ठंडक महसूस होती है, ठीक है। और जो छत्ता होती है वो फूस और लकड़ी के फूस के बने होते हैं, ठीक। ग्रामीण बस्तियों में घर जो हम लोग देखते हैं दोस्तों पत्थर के बने होते हैं, चिकनी मिट्टी के बने होते हैं और लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें एक बार। नगरीय विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में हम लोग देखते हैं तो नगरीय विकास को प्रभावित करने वाले अन्य बहुत सारे कारक फैक्टर्स एक साथ कार्य करते हैं, जैसे प्राकृतिक कारक हो गया, आपका सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक के रूप में हम देखते हैं। तो प्राकृतिक कारक में आपका हो गया पहला धरातलीय संरचना, ठीक है। धरातलीय संरचना, धरातलीय से मतलब धरातल की बनावट किस प्रकार, ढाल ढाल किस प्रकार का है, पर्वतीय क्षेत्र है या फिर नदी घाटी क्षेत्र है, ठीक है। इन सारी चीज़ें, पहाड़ी क्षेत्र है, इन सारी चीज़ें दिखाई जाती है, ठीक। उसके बाद फिर आपका हो गया ऊंचावच, फिर नगर की स्थिति मतलब नगर किस क्षेत्र में बसा हुआ है, ठीक। फिर उन क्षेत्र में जल की उपलब्धता किस प्रकार की, ये फैक्टर्स आपके प्राकृतिक कारक में आते हैं जो नगर को विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके सांस्कृतिक कारक, इसमें हम लोग देखते हैं रीति रिवाज, उस क्षेत्र में किस प्रकार के रीति रिवाज फॉलो किया जा रहा है, वो जिस प्रकार का रीति रिवाज फॉलो किया जाएगा वहाँ पे उस रीति रिवाज के लोग ज़्यादा वहाँ पे बसावट देखने को मिलेगी। सामाजिक मान्यता वहाँ पे किस प्रकार की है, जैसे हम लोग अमृतसर हो गया, तिरुपति बालाजी हो गया, फिर आपका वाराणसी क्षेत्र हो गया, ये सब, फिर आपका वृंदावन क्षेत्र हो गया, ये हम लोग देखते हैं। उसके बाद आपका अजमेर शरीफ, ये सब क्षेत्र हैं हम लोग देखते हैं। सांस्कृतिक जो कारक वो मुख्य रूप से इस प्रकार के नगर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। धार्मिक इसको सांस्कृतिक कारक हम लोग धार्मिक कारक भी बोल सकते हैं, ठीक। अब आर्थिक कारक में हम लोग देखें तो खनन हो गया आपका, उन क्षेत्र में किस प्रकार खनन किया जा रहा है, उद्योग किस प्रकार का है, व्यापार किस प्रकार का है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आपका जमशेदपुर हो गया, जिसको टाटा के नाम से जानते हैं, बोकारो हो गया, झारखंड की बात करें तो जमशेदपुर टाटा हो गया, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो है मानवीय पर्यावरण में पहला हो गया बस्ती में, हम लोग बस्ती के बारे में चर्चा कर लें। अब दूसरा है आपका परिवहन। तो परिवहन में हम लोग देखते हैं परिवहन क्या होता है, ठीक है। तो परिवहन क्या है, लोगों और वस्तुओं के आवागमन मतलब लाने और ले जाने के लिए साधन के रूप में काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवहन बोलते हैं, ठीक है। लोगों के आवागमन के साधन है परिवहन। क्या, जैसे किसी सामान को हम दूसरी जगह ले जाना तो हम लोग किसी चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे गाड़ी होगी, अभी वर्तमान समय में तो गाड़ी का यूज़ किया जाता है, और उसके बाद ठीक है पर सड़क मार्ग से हम लोग जाएंगे तो ये सारी चीज़ें क्या आपके परिवहन के साधन है, ठीक है। परिवहन जब पहिए की खोज किया गया तो मानव ने जब पहिए की खोज किया तो इसने परिवहन को क्या क्या आसान बना दिया, बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर बॉडी पे लेके जाना पड़ता था, एक कंस्ट्रक्शन का काम करना तो बड़े बड़े पचाटनों को लेके जाना पड़ता था, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो तो घर शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या बोलते हैं जंगल, उसमें तो लोग रहते थे उतने उस तरह नहीं रहते थे, जंगल में रहते थे। लेकिन बच्चों को हो गया तो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ लाने ले जाने के लिए बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती थी, ठीक। उसके बाद जब पहिए की खोज हुई तो पहिए का भी आविष्कार अलग अलग रूपों में हुआ है। पहले चौकोर पहिया था, फिर धीरे धीरे गोल हुआ, तो जिस प्रकार से मतलब आवश्यकताएं बढ़ती गई उस तरह क्या बोलते हैं आविष्कार को क्या बोला गया, आविष्कार जो मानव इच्छाएं, मानव की आविष्कार जननी है, ठीक है। इच्छाएं जो है और आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है, ठीक। तो पहिए की खोज के बाद परिवहन क्या हुआ, आसान हो गया, ठीक। भारत में देखें तो भारत में प्राचीन समय में बैलगाड़ी हो गया, गधा गाड़ी हो गया, खच्चर हो गया, ऊँट को क्या बोला जाता है दोस्तों,
रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है ऊँट को, मतलब रेगिस्तान क्षेत्र में ऊँट से परिवहन किया जाता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपके प्राचीन समय में यूज किया जाता है। वर्तमान समय की बात करें तो आपके बाइक्स हो गए, कार्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, रेलगाड़ी, मालगाड़ी, हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जहाज देखते हैं, एरोप्लेन्स देखते हैं। ये सारी क्या है, वर्तमान समय के क्या बोलते हैं, परिवहन के साधन हैं। और प्राचीन समय में हम लोग देखते थे जानवरों का यूज किया जाता था। जैसे तिब्बत में हम लोग याक का यूज़ किया जाता था। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे लामा का यूज़ किया जाता है। ठीक, झारखंड के क्षेत्र में, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र में लोग देखें तो यहाँ पे बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से। अभी भी वर्तमान समय में देखें तो धान लाने ले जाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। ठीक है, लकड़ी ढोना है तो घोड़े गाड़ी का यूज किया जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखने को अभी भी वर्तमान समय में भी देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब परिवहन के साधन के रूप में बोले तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से आपके 4 साधन: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग। ठीक है, आपके सड़क मार्ग हो गए, आपके रेल मार्ग, फिर वायु मार्ग और जल मार्ग, ये प्रमुख आपके परिवहन के प्रमुख साधन हैं। दोस्तों आगे देखें तो सड़क मार्ग में हम लोग देखते क्या है, तो यातायात के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी है, मतलब बहुत सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला चीज़ है। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है यातायात के लिए। हम लोग अगर सड़क मार्ग या रेल मार्ग या फिर बोल सकते हैं जल मार्ग के द्वारा एक पर्टिकुलर स्थान पे वो चीज़ सामान पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वहाँ से रेलवे स्टेशन, रेल से कहाँ पहुंचेगा, रेलवे स्टेशन वायु मार्ग से पहुंचेगा हवाई अड्डा, या फिर जल मार्ग से कहाँ पहुंचेगा, आपके बंदरगाह। तो उसके बाद शहर के भीतर या फिर जिस स्थान को हमको चीज़ें पहुंचानी है, वस्तुओं या फिर सामान को, तो उसके लिए हम लोग को यूज़ करना होगा क्या, आपका सड़क मार्ग का यूज़ करना होगा। तो यातायात के लिए क्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उपयोगी क्या है, आपके सड़क मार्ग है। ठीक है, इसको जो डिवीजन किया गया है तो वो आपके राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण मार्ग और सीमावर्ती सड़कें, इस प्रकार से इसका डिवीजन किया गया है। यातायात के लिए क्या होगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजमार्ग, जिला मार्ग, ग्रामीण और सीमावर्ती सड़कें। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्या करता है, जो आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जाना होता है वो क्या होगा, आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। राजमार्ग में हम लोग देते हैं आपके स्टेट्स के भीतर जो जिला मुख्यालय सब कुछ कनेक्टेड करने का कार्य करता है आपका। ठीक है, जो जैसे आपका हो गया, क्या बोलते हैं, आपका झारखंड की बात करें तो रांची हो गया, रांची से गिरिडीह जाना है तो फिर इस क्षेत्र को हम लोग सड़कों में हम लोग देखते हैं कि आपका राजमार्ग के रूप में विकसित डेवलप किया गया। ठीक, जिला मार्ग आपके जिला के भीतर हो गया, ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाला आपका ग्रामीण मार्ग हो गया। ठीक है, सीमावर्ती सड़कें हो गया, आपकी जो बॉर्डर्स एरिया में जो सड़कें बनी होती है उसको हम लोग सीमावर्ती सड़कें बोलते हैं। ठीक, आगे देखें दोस्तों, जो आपका विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय मार्ग है, तो हम लोग लेह मनाली जो राजमार्ग है वो विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग है। क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग। ठीक है, आपका भारत में बात करें तो सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है आपका, तो NH7 आपका भारत में सबसे लंबा सड़क मार्ग है। और हम लोग जो क्या बोलते हैं, वाराणसी से आपके कन्याकुमारी तक है। NH7 कहाँ से कहाँ तक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। ठीक है, और NH2 इसको हम लोग GT रोड के नाम से जानते हैं, जिसको ग्रैंड ट्रक रोड बोलते हैं, शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि ये शेरशाह सूरी मार्ग कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, भूमिगत सड़कें की बात करें तो जो सड़क जमीन के अंदर बनाई जाती है उसको हम लोग सबवे के नाम से जानते हैं, भूमिगत सड़कें के नाम से जानते हैं। ठीक है, फ्लाईओवर क्या है, तो जहाँ पे सड़कें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो गया, आपके सड़कें व्यस्तम होती हैं, मतलब हमेशा जाम लगा रहता है, रोड जाम होता है, तो उन क्षेत्रों में हम लोग को बोलते हैं फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो परिवहन के साधन है आपके हैं कौन, रेल मार्ग। तो भारत में लगभग 70%, ठीक है, भारत का कुल जितने सामानों का लाना ले जाना, व्यक्ति का लाने ले जाने का काम किया जाता है, उसका लगभग कुल यात्रियों सामान का 70% आपका रेल मार्ग के द्वारा किया जाता है। तो भारत में सबसे भारत की रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो 67,368 है। कितना, 67,368 किलोमीटर भारत में रेल मार्ग की लंबाई है। एशिया में सेकेंड नंबर पे आपके रेल मार्ग की लंबाई में सेकेंड नंबर पे भारत आता है। ठीक है, चीन के बाद सेकेंड नंबर पे, और विश्व में फोर्थ नंबर पे। कितना है, विश्व में फोर्थ नंबर पे, और एशिया में चीन के बाद सेकेंड नंबर पे। याद रखेंगे, एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं रेल मार्ग से रिलेटेड। ठीक है, सड़क मार्ग से रिलेटेड। ठीक, भारत में रेल की जो 3 गेज हैं, 3 गेज है। पहला गेज है बड़ी लाइन जिसको बोलते हैं 1.67 मीटर। ठीक है, मध्यम गेज 1.0 मीटर, और छोटी लाइन जो है 0.6
मीटर। ठीक है, इससे भी प्रश्न हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी नॉलेज रखेंगे, ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। ठीक, अब राजमार्ग की बात करें तो यह जलमार्ग की बात करें तो यह सबसे सस्ता सबसे सस्ता, ठीक है, सबसे सस्ता बोल सकते हैं, सबसे सस्ता परिवहन के साधन। जो बड़े भारी सामान हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, एक देश से दूसरे स्थान देश ले जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके यूज के लिए हम लोग देते हैं नदी का यूज किया जाता है, झीलों का यूज किया जाता है, आपके समुद्र का यूज किया जाता है, समुद्र के रास्तों का यूज किया जाता है। ठीक, अधिक दूरी और बड़े भारी सामानों के परिवहन के लिए ये जलमार्ग का यूज किया जाता है। हम लोग एक देश से दूसरे स्थान वायु मार्ग से भी जाने का काम करते हैं, लेकिन यह क्या है, यह महंगा है, किफ़ायती है, सामानों को ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसके लिए किस जलमार्ग का यूज किया जाता है। ठीक है, महासागर, इसको डिवीजन किया गया है महासागरीय जलमार्ग और उसके बाद अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में इसका डिवीजन किया गया है। महासागरीय जलमार्ग में हम लोग देते हैं क्या, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए महासागरीय जलमार्ग का यूज किया जाता है। जैसे भारत से अगर हमको अमेरिका जाना हो तो सामानों को लेके जाना हो, भारी भारी सामानों के लिए, तो भारी भारी सामानों के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, महासागरीय जलमार्ग का यूज करेंगे। ठीक है, जो हम प्राचीन समय से राष्ट्रीय जलमार्ग का यूज किया जा रहा है। भारत जो अपने क्या बोलते हैं मिस्र की सभ्यता से क्या बोलते हैं व्यापार चलता था, और भारत के सिक्के रोमकालीन सिक्के भारत में पाए गए हैं, तो इससे माना जाता है कि रोम तक इसका व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो ये भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक पूरा स्तर प्राप्त हुआ, लोथल, जहाँ पे माना जाता है कि बंदरगाह था वहाँ पे, तो बंदरगाह से क्या बोलते हैं एक देश से दूसरे देश का व्यापार के रूप में हम लोग जाने जाते हैं। अब उसके बाद फिर नीचे दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था उसके पास जलीय सैनिक था, जलीय सैनिक था, जो अन्य द्वीपों पे जैसे श्रीलंका हो गया, वियतनाम, मलेशिया, सब क्षेत्र देशों में हम लोग देते हैं, इंडोनेशिया देशों, सब देशों में क्या बोलते हैं युद्ध करने के लिए उसका यूज किया जाता था। तो राष्ट्रीय राजमार्ग का यूज प्राचीन समय से हो रहा है भारत में। ठीक है, तो दूसरा फिर अंतर्देशीय जलमार्ग, ये देश के भीतर परिवहन में यूज होता है, देश के भीतर, जिसमें हम लोग देते हैं नदी का यूज किया जाता है और झीलों का यूज किया जाता है। तो भारत में बात करें तो गंगा का नदी जो है, ब्रह्मपुत्र का नदी, इसमें हम लोग ये अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अफ्रीका की बात करें तो नील नदी जो है वो आपका एक क्या बोलते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग के रूप में वहाँ पे काम किया जाता है, जो अफ्रीका के अंदरूनी देशों तक सामान को ले आने के लिए यूज किया जाता है। उत्तरी अमेरिका कनेक्टेड है, तो फिर वहाँ पे हम लोग देते हैं कि वहाँ पे क्या बोलते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग जो बेहतरीन क्या बोलते हैं प्रेरिय घास स्थल से हम बीच में जो मिसिसिपी नदी हो गया, आपका सुपीरियर झील हो गया आपका। ठीक है, इन सारी हुरन झील हो गया, इन सब झीलों के द्वारा क्या होता है उत्तरी अमेरिका में अंदरूनी क्षेत्र जो डेवलप्ड एरिया वहाँ के सामान को ले जाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और मुख्य बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो भारत में मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया, गुजरात में ठीक है कोच्चि हो गया, फिर विशाखापट्टनम हो गया, ये सारे पारादीप हो गया, ये सब क्या है आपके प्रमुख बंदरगाह शहर है। ठीक है, बंदरगाह यहाँ से देश विदेशों में सामान को भेजा जाता है यहाँ से। ठीक है, विशाखापट्टनम में हम लोग देखते हैं झारखंड का कोयला जो है उत्पादन होता है, लो स्टेट उत्पादन होता है झारखंड में, जो वो सारी चीज़ विशाखापट्टनम से उड़ीसा पोर्ट से भी हम लोग देते हैं, और क्या बोलते हैं कोलकाता से वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सर। ठीक है, और बात करें तो विश्व में देखें तो न्यूयॉर्क हो गया आपका, लंदन हो गया, सिडनी, डरबन, रियो, ये प्रमुख बंदरगाह है आपके। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों वायु मार्ग में, तो वायु मार्ग जो है वो महंगा और किफ़ायती है। ठीक है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर और वायुयान का यूज किया जाता है। हेलीकॉप्टर का यूज हम लोग देखते हैं प्रमुखतः जब किसी क्षेत्र में आपदाएँ आती है तो वहाँ पे सहायता पहुँचाने के लिए। ठीक है, को मेडिकल फैसिलिटी पहुँचाने के लिए, भोजन फूड्स को पहुँचाने के लिए, या फिर कोई भी आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिए हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। फिर अब बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को जोड़ने के लिए पवन हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है। ठीक, पवन हेलीकॉप्टर के नाम से एक परियोजना चालू की गई थी। ठीक है, दिल्ली हो गई प्रमुख क्या बोलते हैं प्रमुख वायुपतन के नाम से देखें तो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, लंदन, पेरिस हो गया, रांची में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। बहुत से भारत में बहुत सारे हवाई अड्डा है, लगभग वर्तमान में 75 से प्लस हवाई अड्डा है। ठीक है, तो अब बात करें तो संचार की बात करें तो संचार में हम लोग देते हैं दोस्तों क्या होता है कम्युनिकेशन, इसका इंग्लिश होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट होना। अब हम यहाँ पे हैं, ठीक है, वर्तमान में अभी आप मैं और आपका कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये किसके देन है, तो ये संचार की देन है, कम्युनिकेशन की देन है, इंटरनेट की देन है। ठीक है,
मैं अपनी भावनाओं और विचारों को आप तक पहुंचा पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें क्या है, संचार है। ठीक है, संदेश तथा विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, ये क्या है, आपका संचार है। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर के द्वारा देश विदेश में होने वाली खबरें आप तक पहुंच रही है, तो फिर ये क्या है, आपके संचार है। ठीक है, कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन तकनीकी के विकास के साथ देखते हैं दोस्तों, ये संचार जो बढ़ता गया और एक देश से दूसरे देश भी एक साथ जुड़ते गए। सूचना की क्रांति इसको बोलते हैं। ठीक है, संचार के कारण क्या, सूचना की क्रांति आई। ठीक है, अब जनसंपर्क माध्यम क्या है, तो एक दूसरे से जोड़ना जनसंपर्क कहला गया। ठीक है, उसको जोड़ने का साधन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माध्यम बोलेंगे। ठीक है, जनसंपर्क हो गया आपका लोगों से जुड़ना। ठीक, और उसका माध्यम क्या हो गया, साधन हो गया। तो जनसंपर्क माध्यम मतलब एक दूसरे से जुड़ने के साधन के रूप में हम लोग देख सकते हैं। तो एक दूसरे से हम लोग किस प्रकार जुड़ रहे हैं, तो वर्तमान समय में देखते हैं इंटरनेट, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप, फेसबुक सब लोग चलाते हैं। तो इससे क्या है कि जनसंपर्क माध्यम है। पुराने समय में टेलीविज़न था, रेडियो था, न्यूज़पेपर था, जिसके द्वारा खबरें लोगों तक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे, एक लोग से दूसरे स्थान पर पहुंचते थे। प्राचीन समय में लोग देखते हैं कि दूत हुआ करते थे, राजा महाराजा के पास दूत हुआ करते थे। उससे पहले कबूतर का यूज किया जाता था। एक गाना भी है ना दोस्तों, कौन सा गाना है, जा कबूतर जा, पहले उसका फिर घोड़ों के द्वारा जो बोल सकते हैं, राजदूत एक स्थान से दूसरे राजा के संदेश दूसरे राजा के पास ले जाके जाया करता था। धीरे धीरे हम लोग देखते हैं चिट्ठी के रूप में पोस्ट ऑफिस खुले, पोस्टमैन चिट्ठियों को पहुंचाता था। फिर हम लोग देखते हैं उसके बाद फिर फ़ोन का आविष्कार हुआ। तब अब मेरे पास कुछ सोच रहा है तो मैं फ़ोन करके अपने मित्र को बता देता हूँ, अपने सगे संगति को बता देता हूँ। तो इस प्रकार से क्या है, जनसंपर्क के माध्यम जुड़ते चले गए। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी थी, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं सबके साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपका सपोर्ट हमें प्राप्त हो। धन्यवाद, जय हिंद।